Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Let us translate Sylvia Plath's very famous poem Ariel. पोएम को ट्रांसलेट करने से पहले पोएम का कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा देख लेते हैं। ये पोएम 20 अक्टूबर 1962 को सिल्विया प्लैथ ने अपनी 30वीं बर्थडे पर लिखी थी। ये पोएम हाईली ऑटोबायोग्राफिकल, साइकोलॉजिकल और कन्फेशनल है और प्रॉब्लम ऑफ एम्बिग्विटी इस पोएम के अंदर डोमिनेटेड है। मोस्ट कॉम्प्लेक्स है पोएम और सिल्विया प्लैथ की शायरी के अरूज को ज़ाहिर करती है। सबसे पहले पोएम के टाइटल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पोएम 1965 में सिल्विया प्लैथ की मौत के 2 साल बाद टेड ह्यूज ने छपवाई थी एरियल नामी कलेक्शन ऑफ पोएम्स के अंदर, जिसमें बुक का नाम भी एरियल ही रखा गया, जिस बुक में मौजूद पोएम्स का ये पोएम हिस्सा थी। तो टेड ह्यूज के मुताबिक एरियल सिल्विया प्लैथ का एक घोड़े का नाम है, जिस पे वो जब कैम्ब्रिज में थी तो उस पर वो राइडिंग करती थी। उसका बहुत ही ये प्यारा घोड़ा था, लाडला घोड़ा था, जिस पे वो राइडिंग करती थी। तो यहाँ पर टेड ह्यूज इसको घोड़े से तशबीह देता है कि एरियल का मतलब है सिल्विया प्लैथ का घोड़ा। लेकिन माइथोलॉजिकली अगर हम देखें तो हिब्रू लैंग्वेज के अंदर, हिब्रू में ये गॉड्स लाइननेस को ज़ाहिर करता है। एरियल का मतलब है कि खुदा की शेरनी। लेकिन अगर हम शेक्सपियर के ड्रामा द टेम्पिस्ट को देखें तो वहाँ पर एरियल एक स्पिरिट का नाम है जो कि कंट्रोलर है फायर और एयर की। तो लेकिन ज़्यादातर क्रिटिक्स ने एरियल को सिल्विया प्लैथ के घोड़े से ही तशबीह दी है कि ये एरियल का मतलब सिल्विया प्लैथ का घोड़ा ही है। तो घोड़े यहाँ पर सिल्विया प्लैथ अपनी लाइफ जर्नी को शो करती है कि जैसे कि वो तुलुए आफ्ताब से पहले एक घोड़े पर सवार होती है। पहले सकूत होता है, फिर उसके बाद घोड़ा चलना शुरू हो जाता है और थोड़ा सा जब दिन निकलता है तो आगे फासले और पहाड़ियों की झलक नज़र आना शुरू हो जाती है और फिर घोड़ा सरपट दौड़ना शुरू कर देता है और आखिरकार इतनी तेज़ी से दौड़ता है कि वो घोड़े के साथ चिपक जाती है और घोड़ा और वो एक हो जाते हैं, यानी 2 जिस्म और 1 जान बन जाते हैं। और मुख्तलिफ जगहों से गुजरते हुए आखिरकार घोड़ा इतनी तेज़ी के साथ गुजरता है मुख्तलिफ फसलों से। शबनम, फिर जब थोड़ा सा और दिन निकलना शुरू हो जाता है तो जैसे शबनम हवा में बिखरना शुरू हो जाती है, तो पोएटस कहती है कि उसकी बॉडी भी ऐसे हवा में महलूल हल होना शुरू हो जाती है, मुअल्लक होना शुरू हो जाती है और आखिरकार वो एक तीर बन जाती है। और जब सूरज निकल रहा होता है, सुर्खी माइल सूरज की रोशनी पड़ रही होती है, तो वो तीर बनकर जाकर सूरज में जाकर लगती है और इस तरह वो सफ़र ख़त्म हो जाता है। कॉन्टेक्चुअली पोएम ये डिपिक्ट करती है कि ये स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर डेथ को शो करती है कि ये जो दुनिया है ये उसे, पोएटस को ये दुनिया अच्छी नहीं लगती, इसमें उसको घुटन महसूस होती है और इसमें वो किसी न किसी तरह उड़कर, वो अपने ख्यालों के ज़रिए उड़कर इससे निकलना चाहती है, इससे बाहर निकलना चाहती है। आपको सिल्विया प्लैथ की लाइफ के बारे में भी पता है कि उसने अपनी लाइफ में 3 दफ़ा सुसाइडल अटैम्प्ट की। हर 10 साल बाद, जब 10 साल की थी उसने सुसाइड करने की कोशिश की, उसको बचा लिया गया। फिर जब 20 साल की थी तो उसने पानी में डूबकर खुदकुशी करने की कोशिश की, उसको फिर बचा लिया गया। लेकिन जब वो 30 साल की थी 1956 में उसने टेड ह्यूज से शादी की थी और टेड ह्यूज ने उसको कुछ सालों बाद डाइवोर्स दे दी। उसके बाद उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा वो परेशान हो गई और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो गई, जिसकी वजह से उसने सुसाइड करने की कोशिश की। और तीसरी दफ़ा उसने अपने घर में अपने आप को किचन में बंद कर लिया और गैस ऑन करके ओवन पर अपना मुंह रख दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़या हो गई। तो अपनी मौत से 1 साल पहले इसने अपनी 30वीं बर्थडे पर यह पोएम लिखी थी। पोएम को ट्रांसलेट करते हैं तो मज़ीद हमें पोएम के बारे में पता चलेगा। स्टेसिस इन डार्कनेस, अंधेरे में सुकूत है, अंधेरे में कोई हलचल नहीं है। स्टेसिस अ पीरियड आर स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी आर इक्विलिब्रियम, यानी कोई हलचल नहीं, बिल्कुल सुकूत है। स्टेसिस इन डार्कनेस, अंधेरे में मुकम्मल सुकूत है। अभी दिन नहीं निकला और पोएटस नरेटर जो है वो अपने घोड़े पर सवार होती है, उससे पहले मुकम्मल तौर पर खामोशी है, मुकम्मल तौर पर सुकूत है, कोई हलचल नहीं।
स्टेसिस इन डार्कनेस, अंधेरे में मुकम्मल सकूत है। देन द सबस्टांसलेस ब्लू, फिर बेवजूद नीले रंग की, पुअर ऑफ टॉर, पहाड़ी की झलक नजर आती है। पुअर झलक नजर आती है, ऑफ टॉर पहाड़ी की, यानी जब थोड़ा सा दिन निकलता है और अब वो अपने घोड़े पर सवार होती है तो उसे हल्की सी पहाड़ी की नीले रंग की झलक नजर आती है, यानी दिन निकलने का उसको हल्का सा महसूस होता है, अभी दिन निकला नहीं है। एंड डिस्टेंसेस, और उसको अपने सामने फैले हुए फासले नजर आते हैं। स्टेसिस इन डार्कनेस, अंधेरे में सकूत। देन द सबस्टांसलेस ब्लू, फिर नीले रंग की बेवजूद, पुअर झलक, ऑफ टॉर पहाड़ी की, एंड डिस्टेंस और फासले। अंधेरे में सकूत है, फिर बेवजूद नीले रंग की पहाड़ी की झलक और फासले नजर आते हैं। गॉड्स लाइननेस, ऐ मेरे एरियल घोड़े, तुम खुदा की शेरनी की तरह हो, यानी बहुत ताकतवर और बहुत तेज हो। ऐ मेरे घोड़े जिस पर मैं सवार हूं, तुम खुदा की शेरनी की तरह हो। हाउ वन वी ग्रो, जब मैं तुम्हारी सवारी कर रही हूं तो हम दो जिस्म और एक जान कैसे हो रहे हैं। हाउ वन, कैसे हम एक हो रहे हैं। वी ग्रो, हम होते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे की तरफ सफर करना शुरू करते हैं तो कैसे हम एक जान होते जा रहे हैं। पिवट ऑफ हील्स एंड नीज, मेरे घुटने और मेरी एड़ियां मज़कूरा जगह पर हैं। थोड़ा हैरानी के आलम में कि मेरी एड़ियां और मेरे घुटने मज़कूरा जगह पर हैं। कुछ इस तरह की ख्यालाती तस्वीर हो सकती है कि जैसे वो उसकी एड़ियां और घुटने जो हैं वो घोड़े के साथ चिपक रहे हैं, मज़कूरा जगह पर हैं या नहीं। ऐसे घोड़ा सर पर दौड़ रहा है और उसने घोड़े को कस के पकड़ा हुआ है, और घोड़े की जो मेन है, जो घोड़े की जो यहाँ पर गर्दन के ऊपर बाल हैं, वो उस पोइटस के बालों के साथ मिक्स हो रहे हैं। इस तरह वो अब एक पिवट, एक मज़कूरा जगह पर है। क्या मैं फिसल कर गिर तो नहीं जाऊंगी घोड़े से। ये बात वो गॉड्स लाइनस यानी अपने घोड़े एरियल को कह रही है। द फरो, फिर वो किसी मैदान से, किसी फसलों वाले इलाके से, क्यारी में से गुजर रहे हैं घोड़े पर तेजी से। द फरो स्प्लिट्स एंड पासेस, फिर वो क्यारी खुल रही है और हम गुजर रहे हैं, यानी किसी खेत में से वो गुजर रहे हैं, गंदम के खेत में से, तो क्यारी खुल रही है, जैसे घोड़ा तेजी के साथ उसमें से गुजर रहा है। द फरो स्प्लिट्स, क्यारी दो हिस्सों में बट रही है। एंड पासिस, और हम गुजरते जा रहे हैं। सिस्टर टू ब्राउन आर्क, और मैं भी, मेरे लंबे बाल हैं तो घोड़े की गर्दन पर भी लंबे बाल हैं। मेरे लंबे बाल, क्योंकि मैंने घोड़े को जोर से पकड़ा हुआ, तो मेरे लंबे बाल और घोड़े के लंबे बाल एक बन रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं उस ब्राउन आर्क क्या है, ये जो भूरे रंग की एक खमदार गर्दन है घोड़े की, उसको ब्राउन आर्क कहती है। तो जिस तरह ये ब्राउन आर्क है, इसी तरह मेरे बाल इस ब्राउन आर्क, तुम्हारी ए घोड़े तुम्हारे बालों के साथ मिक्स हो रहे हैं, और मैं तुम्हारी सिस्टर बन रही हूँ। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे बाल और मेरे बाल एक हो रहे हैं और मैं तुम्हारी बहन बन गई हूँ। ऑफ द नेक आई कैन नॉट कैच, और मैं तुम्हारी गर्दन को, ए घोड़े मैं तुम्हारी गर्दन को मजबूती से नहीं पकड़ सकती। यानी जो हालात हैं कंटेक्चुअली अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें नजर आता है कि पोइटस जो उसकी ज़िंदगी के हालात हैं उनको कंट्रोल नहीं कर सकती। वो बेबस है, डिप्रेशन का शिकार है, परेशानियों ने उसके ऊपर गलबा डाला हुआ है, और वो एक बेलगाम बहुत तेज घोड़े के ऊपर जैसे सवार हो और दौड़ती ही चली जा रही हो, लेकिन उसको घोड़े पर कंट्रोल ना हो। कुछ इस तरह का तस्वर पोइटस के माइंड में हो सकता है कि इस तरह की जर्नी हो कि घोड़ा सर पर दौड़ रहा हो और वो घोड़े की गर्दन को कस कर पकड़ने की कोशिश कर रही हो, लेकिन पकड़ ना पा रही हो। निगर आई, मौत की वहशियाना आंख। बेरीज कास्ट डार्क हुक्स, और बेरी के दरख्त गहरे
कांटे दिखा रहे हैं। डार्क हुक्स मीन बहुत ज़्यादा कांटे, बेरीज, बेरी के दरख्त के ऊपर बहुत ज़्यादा कांटे नज़र आ रहे हैं। और वहशियाना निगर आई, वहशियाना आँख जो है मौत की वो मुझे देख रही है। ब्लैक स्वीट ब्लड माउथफुल्स, और बेरी के फलों का गाढ़ा मीठा खून यानी जूस मुंह में भरता है। यानी मौत मेरे पीछे लगी हुई है और ये मौत जो है ये मुझे मीठी लग रही है, स्वीट लग रही है। शैडोज, ये मेरे साए की तरह मेरे पीछे है। तो उसके जहन में इस तरह ख्याल आता है। समथिंग एल्स, कुछ इसी तरह का ख्याल उसके जहन में आता है। समथिंग एल्स हाउल्स मी थ्रू एयर, कुछ इसी तरह का नज़ारा और मैं, हम दोनों हवा में खींचे चले जाते हैं। हाउल्स का मतलब है खींचे चले जाना। अप्लाइंग फोर्स टू मूव समथिंग टूवर्ड आर विद यू, यानी इसी तरह का कुछ नज़ारा है। जब वो घोड़े के ऊपर सर पर दौड़ते हुए घोड़े के ऊपर से वो गुजर रही है तो उसको ब्लैक बेरीज के दरख्त नज़र आते हैं और ऐसे लगता है जैसे कि वो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कांटे लगे हों जो मौत की निशानदेही कर रहे हों, और उनके करीब से वो गुजर रही है और वो नज़ारा, और वो दोनों घोड़े के ऊपर सवार होकर वो एक तेज़ी के साथ एक दूसरे के करीब से खींचे चले जाते हैं। थाइज, हेयर, राने और बाल, फ्लैक्स फ्रॉम माई हील्स, मेरी एड़ियों से उखड़कर अलग हो रहे हैं। इतनी तेज़ी से घोड़ा दौड़ रहा है कि जो बाल हैं और थाइज जो है, राने, ऐसे लगता है जैसे घोड़े से उखड़ जाएं, जैसे उखड़कर गिर जाएं। इतनी तेज़ी के साथ हवा के साथ वो इतनी तेज़ी के साथ वो घोड़े के ऊपर जा रही है। तो फ्लैक्स फ्रॉम माई हील्स, मेरी एड़ियों से उखड़कर अलग हो रहे हैं। यहाँ पर हमें एक गॉडीवा नामी लेडी का रेफरेंस भी मिलेगा, उसके बारे में भी देखते हैं। वाइट, सफ़ेद गॉडीवा, गॉडीवा की तरह। अब ये गॉडीवा कौन है? ये एक हिस्टोरिकल अलूजन है, यहाँ पर सिल्विया प्लैथ ने यूज़ किया। गॉडीवा, द हिस्टोरिकल फिगर, अ वुमन फ्रॉम द 11th century, saved her people by proving her devotion to her husband, the powerful Earl of Mercia and Lord of the city. To do so, Lady Godiva rose through the center of town on a horseback naked. टाउन का जो मास्टर था, लेडी गॉडीवा का हस्बैंड, वो अर्ल था मर्सिया का और लॉर्ड था सिटी का। उसने अपने शहर पर बहुत हैवी टैक्सेस लगाए हुए थे, तो उसकी बीवी गॉडीवा ने अपने शौहर से रिक्वेस्ट की कि इन टैक्सेस को कम किया जाए, अवाम इसका बोझ नहीं उठा सकते। तो उसने अपनी बीवी से कहा कि तुम नंगे जिस्म टाउन में से घोड़े पर सवार होकर गुजरोगी तो मैं, अगर तुम मेरा ये चैलेंज पूरा करोगी तो तब मैं टैक्सेस हटा दूंगा। तो अपने शहर की आवाम की खातर लेडी गॉडीवा नेकड होकर, नंगे जिस्म घोड़े पर सवार होकर टाउन के दरमियान में से गुजरी और अपने हस्बैंड का चैलेंज उसने पूरा किया और अपने शहर के लोगों से उसने लॉयल्टी दिखाई, जिसकी वजह से वो अपने उस शहर के लोगों की वो हीरोइन बन गई। तो वो कहती, मैं भी वाइट गॉडीवा की तरह हूँ लेकिन अभी अनपील्ड हूँ, अभी मेरे कपड़े नहीं उतरे, अनपील्ड हूँ, मेरी रूह अभी नहीं छिली। तो वो जो तेज़ हवा है वो वाइट गॉडीवा की तरह मेरी रूह को नहीं छील रही अभी तक, यानी मुझे नेकड नहीं कर रही, मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रही। डेड हैंड्स, डेड स्ट्रिंजेंसीज, इन मुर्दा हाथों से और इन मुर्दा पाबंदियों से जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी ने फीमेल पर लगाई हुई है, उनसे अभी तक मैं गॉडीवा की तरह नंगे जिस्म नहीं हुई, यानी अभी तक मैं महफूज हूँ। मेरे लिए ये कवानीन और ये मर्दों के जो हाथ हैं यानी कानून है या जो उनकी डोमिनेंस है वो मेरे लिए एक किस्म की मुर्दा है। मैं इन पाबंदियों को नहीं मानती, मैं इनसे घोड़े पर बैठकर फरार हासिल करना चाहती हूँ, अलग होना चाहती हूँ, निकलना चाहती हूँ। स्ट्रिंजेंसी का मतलब है द क्वालिटी ऑफ बीइंग वेरी स्ट्रिक्ट, सेवर आर लिमिटिंग, यानी बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ।
एंड नाउ, अब खेतों से गुजर रही है, गंदम के खेत में से गुजर रही है, तो सुबह अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, तो गंदम खेत के अंदर शबनम पड़ी हुई है, ओस के कतरे पड़े हुए हैं, तो वो कहती है एंड नाउ आई फोम टू वीट, और अब मैं गंदम के ऊपर एक शबनम की तरह मैं अपने आप को महसूस करती हूँ, टू ग्लिटर द सीज, और जैसे समंदरों की चमक हो, मैं इस तरह सुबह सुबह जब सूरज की किरणें पड़ती हैं गंदम की फसल के ऊपर शबनम के कतरों पर, तो जैसे समंदर की सतह सूरज की रोशनी पड़ने की वजह से चमकती है, इस तरह मैं भी हवा में उड़ते हुए अपने आप को ये महसूस कर रही हूँ कि मैं गंदम की फसल की शबनम बन गई हूँ, या मैं समंदरों की चमक बन गई हूँ। तो सूरज की धूप पड़ने की वजह से वो ओस आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होकर वो हवा में मुअल्लिक हो जाती है। इसी तरह द चाइल्ड्स क्राई, जैसे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ होती है, और मेल्ट्स इन द वॉल, और दीवार के पीछे वो आवाज़ गुम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो मैं भी इसी तरह वो शबनम बनी हुई हूँ, और मैं भी इसी तरह हवा में गुम होकर उड़ जाऊंगी। एंड आई, और मैं एम टू एरो, और जिस तरह बच्चे की आवाज़ हवा में मुअल्लक होकर ख़त्म हो जाती है, तो मैं एक तीर बन जाऊंगी, एक तीर की तरह मेरी रूह बन जाएगी, तो मैं अपने आप को एक तीर बनाऊंगी। और मैं एक तीर बन गई हूँ। जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो मैं पहले कहती वो शबनम बन गई, शबनम से वो कहती मैं तीर बन गई हूँ, और वो तीर क्या करती है फिर बनकर द ड्यू, यानी अब उसकी डेथ हो गई है और ये रूह बनकर उड़ रही है। द ड्यू दैट फ्लाइज, और वो शबनम जो उड़ती है, इस तरह मैं भी उस शबनम की तरह तीर बनकर उड़ रही हूँ। सुसाइडल, और जो शबनम खुद को ख़त्म कर लेती है जब सूरज की रोशनी पड़ती है, तो वो खुद को ख़त्म करके शबनम हवा में छोटे छोटे नन्हे नन्हे कतरों की शक्ल में वो बिखर जाती है। इसी तरह मैं भी उस ड्यू की तरह, उस शबनम की तरह उड़ती हूँ, और मैं एक तीर बन गई हूँ अपने आप को ख़त्म करके, सुसाइडल, अपने आप को ख़त्म करके। एट वन विद द ड्राइव इनटू द रेड आई, और मैं ऐसे तीर बन गई हूँ कि अब मैं उड़ रही हूँ और मैं जाकर सुर्ख आंख में लगूंगी। सुर्ख आंख क्या है? सुबह जो सूरज निकल रहा है तो वो उसको सुबह के वक्त सूरज को वो रेड आई के साथ तशबीह देती है कि मैं उस रेड आई में जा लगूंगी, यानी सूरज में जा लगूंगी। द कॉल्ड्रन ऑफ मॉर्निंग, जो कि सुबह बेदार करने का बहुत बड़ा बर्तन है। कॉल्ड्रन कहते हैं एक देग को, बहुत बड़ा बर्तन जिसमें खाना बनाया जाता है। तो ये जो ज़मीन है, ये जो ज़मीन और आसमान है, ये सारा वो कहते हैं ये कॉल्ड्रन है, सारा बहुत बड़ी देग है। और ये जो सूरज निकला है ये कॉल्ड्रन ऑफ मॉर्निंग है, सुबह का एक किस्म का बर्तन की तरह है जो कि सारी सुबह को रोशन कर देगा। और मैं इस रेड आई में, इस सूरज में जाकर, मैं एक रूह में तब्दील होकर इस सूरज में जाकर तीर की तरह जाकर लगूंगी। यहाँ से हमें फेमिनिज्म का भी एक आंसर मिलता है कि सूरज जो है, रेड आई जो है, इसको वो तशबीह दे रही है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी से, और वो कहती है कि इसको मैं इस सूरज में जाकर लगूंगी, मैं इससे बदला लूंगी। यानी यहाँ पर वो थोड़ी सी हेटरनेस का भी हमें आंसर मिलता है साइकोलॉजिकली। यानी कि पूरी पोएम पढ़ने के बाद हमें ये लगता है कि ये एक जर्नी है फ्रॉम लाइफ टू डेथ, और एक साइकोलॉजिकल नफ्सियाती अंदाज में लिखी गई पोएम है। तो यहाँ भी हमें पोएम के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी और साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस नज़र आ रही है, और पोएटेस विश कर रही है कि वो इस लाइफ की जर्नी को तेज़ी से ख़त्म करे, और यानी जैसे वो ज़िंदगी को ख़त्म करे और वो एक रूह बनकर उड़ जाए। और ये जो सूरज का गलबा है, यानी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, हर तरफ लाज मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में मेल्स डोमिनेटेड लाज हैं, यानी सूरज का गलबा है, इसको वो जा लगे, इस तरह उसकी ये सारी लाइफ जर्नी ख़त्म हो जाए, यानी वो सुसाइड कर ले। तो हमें रेड ब्लड और सुसाइडल, इस तरह के वर्ड्स भी हमें पोएम के अंदर नज़र आते हैं। तो पोएम के अंदर जो ज़्यादातर हमें नज़र आते हैं थीम्स, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर यूनिटी बिटवीन राइडर एंड द हॉर्स हमें नज़र आती है। शी राइड्स थ्रू हर इमेजिनेशन टू द वर्ल्ड ऑफ मिस्ट्री, यानी हमें पता नहीं है कि हमारी लाइफ में आगे क्या होगा। हम एक ऐसे घोड़े पर सवार हैं, ज़िंदगी जिसका नाम है, कि वो एक बेलगाम घोड़ा है और वो तेज़ी के साथ दौड़ता चला जा रहा है, उसकी मंजिल पता नहीं किस तरफ है, और आखिरकार हमारी ये बॉडी जो है ये एक दिन ख़त्म हो जानी है और हमने रूह बनकर उड़ जाना है।
इट इज़ अ जर्नी टू डेथ, इट इज़ ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। रेस ऑफ लाइफ को डिपिक्ट करती है पोएम। प्रेशर ऑफ एग्जिस्टेंस, के वजूद का तस्वर क्या है। हाईली सब्जेक्टिव है पोएम। पोएटस अपनी जो मेंटल एग्नी और मेंटल डिप्रेशन और स्टेट ऑफ माइंड है उसको वो एक्सप्रेस करती है। फियर ऑफ डेथ है, साइकोलॉजिकल पोएम है और एम्बिगुइटी पोएम के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। रीडर को समझ नहीं आती जल्दी के बाद किस तरफ को जा रही है। फेमिनिज्म है पोएम के अंदर। फेमिनिज्म का मतलब कि वुमेन वांट्स इक्वल राइट्स एज द मैन एंजॉय, तो वो भी अपने राइट्स चाहती हैं। डिसोसिएशन ऑफ रिलेशनशिप है, क्योंकि यहाँ पर वो इस दुनिया से इस फरार हासिल करने की कोशिश कर रही है इस ज़िंदगी से, तो उसका जो इंटरनल बायोग्राफिकल हम देखें कि टेड ह्यूज के साथ उसका रिलेशन वो सही नहीं था, टेड ह्यूज ने उसे तलाक दे दी थी, तो यहाँ पर डिसोसिएशन ऑफ रिलेशनशिप भी हमें नज़र आती है। डोमिनेंस ऑफ पैट्रियार्की, यानी पैट्रियार्की क्या है, मेल डोमिनेटर सोसाइटी की डोमिनेशन है, वो भी हमें नज़र आती है। और लॉन्गिंग फॉर डेथ है, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर डेथ यहाँ हमें नज़र आती है। पोएम का थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। एरियल इज़ अ पोएम रिटन बाई अमेरिकन पोएटेस सिल्विया प्लैथ। It was written on her 30th birthday on October 27, 1962 and published posthumously in the collection Ariel in 1965, of which it is the namesake. Despite its ambiguity, it is literally understood to describe an early morning horse ride towards the rising sun. Scholars and literary critics have applied various methods of interpretation to Ariel. तो बहुत सी interpretations की मुख्तलिफ scholars ने Ariel was the name of the horse on which she went riding weekly long before, while she was a student at Cambridge, England. She went riding with an American friend out towards Grantchester. Her horse bolted, the stirrups fell off, and she came all the way home to the stables about 2 miles at full gallop. यानी घोड़ा जो है वो बाहर हो गया कंट्रोल से और वो फुल तेज दौड़ने लग गया। हैंगिंग अराउंड द हॉर्स नेक, और वो हॉर्स क्योंकि वो उसकी लगाम निकल गई थी तो वो घोड़े के ऊपर वो बड़ी मुश्किल से उसने घोड़े को पकड़ा हुआ था और वो स्टेबल पर पहुंची, यानी अस्तबल पर पहुंची। डियर स्टूडेंट्स, पोएम के स्टार्ट में एक छोटी सी मिस्टेक है कि ये पोएम 20 अक्टूबर को नहीं बल्कि 27 अक्टूबर 1962 को सिल्विया प्लैथ ने अपनी बर्थडे पर लिखी थी। इसको करेक्ट कर लें। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि पोएम सुबह होने से पहले अर्ली मॉर्निंग राइडिंग से स्टार्ट होती है और सूरज निकलने पर वो ख़त्म हो जाती है, और ये एक ज़िंदगी का सफ़र है जो कि ज़िंदगी से मौत की तरफ स्टार्ट होता है और वो तेज़ी के साथ ख़त्म हो जाता है। और पोएटेस की स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है कि वो इस ज़िंदगी से इस घोड़े पर बैठकर, ज़िंदगी के घोड़े पर बैठकर हाई स्पीड पर चले, और वो उसकी रूह जो है वो उसकी बॉडी जो है वो उस घोड़े के साथ मिल जाती है और उसकी रूह तहलील होकर एक एरो बन जाती है जो कि सूरज के अंदर रेड आई, यानी जिसको वो सूरज से तस्वीर देती है, सूरज के अंदर जा लगे और इस तरह उसकी ज़िंदगी का खात्मा हो जाए। यानी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर ऑफ सुसाइड हमें इस पोएम के अंदर नज़र आती है। तो पोएम हाईली ऑटोबायोग्राफिकल, साइकोलॉजिकल और कन्फेशनल है। एम्बिगुअस है पोएम, नो डाउट। मुख्तलिफ क्रिटिक्स ने इसके कई सारी इंटरप्रटेशंस की हैं, आप इंटरनेट पे जाके सर्च कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पोएम्स को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़।